हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 13 जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, और ये मेरा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हम पहले भी दे चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक अवेलेबल है, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़े से सॉल्व करते हैं। और इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है जो बड़ा ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कॉपर लॉस को कम करने के लिए हम किस तकनीक का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको राइट ऑप्शन को चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है पटलित कोर का उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन है कोर की मोटाई का कम करके, तीसरा ऑप्शन है रावा उन्मुख कोर का उपयोग करके, और चौथा ऑप्शन है स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके। तो जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बड़े प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कॉपर लॉस को कम करने के लिए हम यूज स्टेप कोर अरेंजमेंट का उपयोग करके कॉपर लॉस को हम कम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 का डी के साथ चला गया। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक चित्र दिया हुआ है और पूछा गया है कि यह जो है किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से जब सारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चूज़ कीजिएगा तो पहला ऑप्शन दिया हुआ वायु कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो चित्र के अनुसार जो चित्र में दिखाया गया है, इस ट्रांसफार्मर को जो हम नाम से जानते हैं एयर कोर ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 15 का ए के साथ चूज़ करेंगे। बात हुई है एयर कोर ट्रांसफार्मर की, तो यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई कोर नहीं होता है, कोई कोर नहीं होता है, इसीलिए इसे एयर कोर के नाम से जाना जाता है। बिना कोर वाला कुंडली को लपेटना वायु कोर ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 15 का ए के साथ चूज़ किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि आपसे पूछा गया है हम उच्च वोल्टेज को मापने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। जहाँ पर हमें उच्च वोल्टेज है वहाँ पर अगर वोल्टेज की मेज़र करना है तो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पल्स ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है इग्निशन ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर और नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर सी को हम चूज़ करेंगे, यहाँ पर विभव ट्रांसफार्मर राइट ऑप्शन हो जाएगा। विभव ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में पीटी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। और पीटी ट्रांसफार्मर के द्वारा हम उच्च वोल्टेज का मापन करते हैं, उच्च विभव का मापन करते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होती है तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, स्टेप डाउन टाइप यह ट्रांसफार्मर होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें ब्रीदर लगा होता है, वह नमी को कैसे नियंत्रित करता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है ब्रीदर में, और इसका इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह नमी को सोखता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है 17 का हम ए के साथ चूज़ करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ देता है हमेशा
शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो शुष्क सिलिका जेल का रंग जो होता है नीला होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ देता है इसी से रिलेटेड, नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कैसा होता है या उपयोग के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। उपयोग के बाद या नमी युक्त सिलिका जेल का जो रंग होता है हल्का गुलाबी होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। हल्का गुलाबी या सफ़ेद इसको बोल सकते हैं। इसको पुनः गर्म करके उपयोग में फिर लाया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति को आकलन किया जाता है? यानी कि जो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट हम करते हैं उससे किस लॉस को आकलन किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर हिस्टेरिस लॉस ओनली, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर एडी करंट लॉस ओनली, कॉपर लॉस और कोर लॉस। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के टेस्ट की जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा लोहा हानि ज्ञात किया जाता है। लोहा हानि का अन्य जो नाम होती है कोर हानि भी होती है। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। यहाँ पर कोर लॉस ज्ञात किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा। अगर आपसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा पूछता तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। तो ये 2 प्रकार के लॉस को ध्यान में रखिएगा कि किस टेस्ट के द्वारा किस लॉस को ज्ञात किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट का निर्धारण होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो तेल में हम क्रैकल टेस्ट करते हैं वह किसका निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अम्लता, दूसरा है नमी, तीसरा है श्यानता और चौथा ऑप्शन है परावैद्युत शक्ति। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। मॉइस्चराइजर का यानी कि नमी को जांच करने के लिए हम क्रैकल टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है 19 का हम बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर होती है उसका कोर बनाने के लिए हम किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, सेकेंड ऑप्शन है रोल्ड स्टील, थर्ड ऑप्शन है तांबा मिश्र धातु और फोर्थ ऑप्शन जो है कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। इसे शॉर्ट में CRGO भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चूज किए, ठीक है। अगर आपका ए ऑप्शन में नहीं रहता, सिलिकॉन स्टील दिया रहता, तो वहाँ पर हम उस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। सिलिकॉन स्टील यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, CRGO का ही बेसिकली यूज किया जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सिलिकॉन स्टील रहेगा, उसको हम चूज कर लेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 20 का हम डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? यानी कि चित्र में जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया है इसका क्या नाम है, आपसे ये पूछा गया। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, ऑडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। इससे हम जो कहेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो इसका चित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। इसमें चुंबकीय पथ की संख्या अगर आपसे पूछता तो ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय पथ की संख्या जो होती है 1 होती है, ठीक है। चुंबकीय पथ की संख्या 1 होने के कारण इसमें धारा लीकेज अधिक होती है। 21 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होती है उसमें एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हवा छोड़ना, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा छोड़ना, तीसरा ऑप्शन है
दबाव छोड़ना और चौथा ऑप्शन है नमी छोड़ना। तो ये जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। एक्सप्लोजन इवेंट जो होता है उसे प्रेशर रिलीज वॉल्व भी कहा जाता है, इसीलिए इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। 22 का राइट ऑप्शन सी के साथ हम चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है बिजली ट्रांसफार्मर में बुकल्स रिले का क्या उपयोग है। यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होती है उसमें बुकल्स रिले लगा होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है उच्च तापमान से सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है तेल में प्रवेश करने वाले नमी से सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा, और चौथा ऑप्शन है अति भार एवं लघुपतन दोनों से सुरक्षा। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 23 का राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। बुकल्स रिले का जो मुख्य कार्य होता है वो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 23 का डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है। पहले आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो हमारा पीटी ट्रांसफार्मर होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में पतली तार की लपेटे से और नंबर ऑफ टर्न यानी कि तार का घुमाव जो होती है क्यों अधिक रखा जाता है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 4 ऑप्शन को ध्यान में रखकर राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा। पहला ऑप्शन है टू ऑफर ऑफ हाई इंड्यूस यानी कि उच्च प्रेरण देने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन जो है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे, ठीक है। उच्च प्रेरण देने के लिए हम प्राइमरी वाइंडिंग में पतली तार की संख्या और अधिक घुमाव के साथ इसे लपेटते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 24 का ए के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। 24 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप से क्यों जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है उसकी प्राथमिक जो वाइंडिंग है डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में क्यों जुड़ा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अतिभारण से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर को नुकसान को कम करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है 3 कला 4 ताल प्रणाली का आसान वितरण करने के लिए। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 25 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। 3 कला 4 तार प्रणाली का आसान वितरण के लिए इस तरह का कनेक्शन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 25 का हम डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। यानी कि वैसे ट्रांसफार्मर जिसमें 2 वाइंडिंग होते हैं उसमें किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ यानी कि स्वयं प्रेरित ईएमएफ, अनियन प्रेरित ईएमएफ, स्थिर प्रेरित ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो आप लोग समझ गए होंगे 26 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। 2 वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें जो प्रेरित ईएमएफ होता है म्यूचुअली इंड्यूस के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। 26 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। यानी कि जो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अनुपात परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है आवेग परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है लघु परिपथ टेस्ट और चौथा ऑप्शन है खुला परिपथ टेस्ट।
तो अभी हम आपको कुछ देर पहले इसके बारे में बता चुके हैं। कॉपर लॉस जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे यहाँ पर आयरन लॉस पूछता है यानी कि लोहा हानि ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अभी हम आपको बताए थे ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोहा हानि ज्ञात करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस यानी कि ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 27 का सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया फेराइट कोर का हम उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों करते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हम नियत हानि को कम करने के लिए, विद्युत व्यक्तिकरण को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है ध्वनिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर रिसीवर का दक्षता बढ़ाने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 28 का राइट ऑप्शन जो है हम यहाँ पर ए के साथ चूज़ करेंगे। फेराइट कोर का उपयोग हम रेडियो रिसीवर में इसलिए करते हैं क्योंकि नियत हानि को कम किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज़ करेंगे। फेराइट कोर का उपयोग से हम रेडियो रिसीवर में नियत हानि को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। तो 28 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा होती है। तो इससे रिलेटेड अभी हम एक पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरह का इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि जो बड़े ट्रांसफार्मर होती है उसमें चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या लाभ होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है तांबे का उपयोग को कम करता है, हिस्टेरिस हानि को कम करता है, भंवरधारा हानि को कम करता है, कोर के लिए जगह कम कर देता है। तो जब 4 ऑप्शन इसमें से चूज़ कीजिएगा राइट ऑप्शन, तो 29 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। तांबे का उपयोग को कम कर देता है चरणबद्ध कोर व्यवस्था से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 29 का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में तेल नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, अभी हम आपको इसके बारे में बताए थे। यहाँ पर जो ब्रीदर में जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है, आप सभी लोग को ज़्यादा ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ट्रांसफार्मर जो होती है उसमें तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। ठीक है, सिलिका जेल का सूत्र क्या होता है, अगर आप जानते होंगे तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर सही होता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमसे पूछा गया 31 में ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का डिसवांटेज आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अधिक हानियाँ, वजन में भारी, तीसरा ऑप्शन है खराब वोल्टेज विनिमय और चौथा ऑप्शन है द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 31 का राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चला जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो मुख्य नुकसान होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 31 का हम डी के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है ट्रांसफार्मर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है। यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें स्टील और सिलिकॉन स्टील की जो अनुपात होती है कितनी कितनी होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए 4 ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 97% स्टील और 3% सिलिकॉन। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर 95% स्टील और 5% सिलिकॉन। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है 93% स्टील और 7% सिलिकॉन। और चौथा ऑप्शन है 90% स्टील और यहाँ पर 10% सिलिकॉन। तो जब 33 का राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 95% स्टील और 5% जो होता है सिलिकॉन होता है। निमी के अनुसार यहाँ पर जो है सी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ जाएगा। तो इसे आप अपने माध्यम से भी देख सकते हैं। और
इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा होती है 3.8 से 4.6 तक होती है, लेकिन 4.6 को हम जगह पर 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारे हिसाब से राइट ऑप्शन इसका बी के साथ चला जाएगा। लेकिन निमी यहाँ पर जो राइट ऑप्शन दिया है इसका सी के साथ दिया है, तो इसे आप अपने माध्यम से भी देख लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। और यह जो क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या हम 34 रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य होती है। तो टैप चेंजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वितरण में वोल्टेज अनुपात को बदलना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलना। यहाँ पर एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखने के लिए। और चौथा ऑप्शन है अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, हालांकि ए और बी सेम ऑप्शन यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर 34 का राइट ऑप्शन ए या बी में से किसी का एक चूज कर सकते हैं। हमारा जो टैप चेंजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वो वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलना होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी को चूज करेंगे। ए ऑप्शन भी सेम है, इसलिए यहाँ पर ए भी चूज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 34 का बी के साथ चूज किए। तो ये सारे क्वेश्चन थे और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिए हैं, आप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।